गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से जीव विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, जैसा कि हमने आपको पता है चैप्टर नंबर 8 शुरू कर रखा है और चैप्टर नंबर 8 का जो हमारा कल हमने टॉपिक पढ़ा था वो था कोशिका का समग्र अवलोकन, एन ओवरव्यू ऑफ सेल, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हम जो कोशिका की बात करते हैं उससे संबंधित बहुत सारे शब्द होते हैं। जैसे हमने कोशिका भित्ति की बात की, कोशिका झिल्ली की बात की, केंद्रक की बात की, केंद्रक झिल्ली क्या होती है उसकी बात की, गुणसूत्र की बात की, साथ में कोशिका द्रव्य की बात की और कोशिकांग की भी हम लोगों ने बात की थी। ठीक है, साथ में मैंने आपको एक कोशिका का डायग्राम भी बनाकर ये सभी बातें साथ साथ बताई थी। कोशिकांग लास्ट मैंने आपको बताया था, कोशिकांग अर्थात संधि विच्छेद करते हैं तो कोशिका प्लस अंग अर्थात कोशिका के अंग, अर्थात कोशिका में पाए जाने वाले अंग क्या कहलाते हैं? कोशिकांग कहलाते हैं। देखिए, कोशिकांग बहुत सारे होते हैं कोशिका के अंग। जैसे मैं आपको कोशिका के अंग के बारे में उदाहरण बताता हूँ। जैसे अंतःपर्दवी जालिका है, कौन सी जालिका? अंतःपर्दवी जालिका है, एक तो ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपने नाम सुना है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जिसे हम सूत्रकणिका कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा सूक्ष्म कायी हो गई। ठीक है, सूक्ष्म कायी हो गई, इनकी हम बात करेंगे इस चैप्टर में। सूक्ष्म कायी हो गई, इसके अलावा गोलचिकाएँ हो गई। ठीक है, और भी बहुत सारे कोशिकांग होते हैं जैसे लाइसोसोम हो गया। ठीक है, इनकी भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, वो भी बात हम आगे करेंगे। रसदानी हो गई। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे कोशिकांग जो हैं कोशिका के अंदर जो हैं वो उपस्थित होते हैं, अर्थात साइटोप्लाज्म के अंदर ये उपस्थित होते हैं। तो इनको क्या बोला जाता है? कोशिका के अंग जो है वो बोला जाता है। अब प्यारे बच्चों, हम जो कोशिका के प्रकार हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, उनकी भी बात करेंगे। उनका हम विस्तार से वर्णन पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं इन कोशिकाओं की जो आकृति और माप होता है। क्या होता है? आकृति एवं जो माप होता है। क्या होता है? आकृति एवं जो माप होता है उसकी बात हम कर लेते हैं। शेप एंड साइज की बात जो है वो कर लेते हैं। देखिए, जीव में जो है कुछ सेल्स जो होती हैं उनकी आकृति एक जैसी नहीं होती हैं, अर्थात विभिन्न आकृति की जो कोशिकाएं हैं वो पाई जाती हैं। क्या होता है? विभिन्न आकृति की कोशिकाएं जो हैं वो पाई जाती हैं, जो प्राणी के उसके आकार के आधार पर, उसके ऊतक के आधार पर आदि के कार्य करने के अनुरूप वो अलग अलग आकार की हो सकती हैं। जैसे कैसी कैसी हो सकती हैं? जैसे देखिए, वर्ताकार हो सकती हैं, गोलाकार भी हो सकती हैं। कैसी हो सकती हैं? गोलाकार भी हो सकती हैं, घनाकार भी हो सकती हैं। कैसी हो सकती हैं? घनाकार भी हो सकती हैं, ताराकार भी हो सकती हैं, अर्थात तारे जैसी भी हो सकती हैं, स्तंभ भी हो सकती हैं, बिल्कुल खड़ी हो सकती हैं, आयताकार भी हो सकती हैं। कैसी हो सकती हैं? आयताकार भी हो सकती हैं, त्रिभुजाकार भी हो सकती हैं। कैसी हो सकती हैं? त्रिभुजाकार भी हो सकती हैं, चपटी भी हो सकती हैं, बहुभुजाकार भी हो सकती हैं। कैसी हो सकती हैं? बहुभुजाकार भी हो सकती हैं और अनियमित भी हो सकती हैं। कैसी हो सकती हैं? अनियमित भी हो सकती हैं। अनियमित से तात्पर्य क्या होता है? और इनके अलावा और किसी भी आकृति की हो सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा एक जीव है जैसे अमीबा है, सुना है आपने नाम? ये क्या है? इनकी जो इसके अलावा WBC है, इनकी जो कोशिकाएं हैं वो परिवर्तित होती रहती है। कभी गोलाकार हैं तो कभी वो ताराकार भी हो सकती हैं, कभी स्तंभी हैं तो आयताकार भी हो सकती हैं, त्रिभुजाकार भी हो सकती हैं। इस प्रकार इन कोशिकाओं की जो आकृति है वो चेंज होती रहती है। ये बात तो आपको आकृति एवं माप में ध्यान रखनी है। इस आकृति के अंदर आपको ध्यान में रखनी है, शेप के अंदर आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, साइज की बात करते हैं, माप की बात करते हैं। तो देखिए, साइज में क्या होता है? साइज में भी जो सेल्स हैं उनकी साइज में भी अंतर पाया जाता है। साइज भी क्या होती है? विभिन्न प्रकार की जो है वो होती हैं। कैसे? देखिए, कोशिका की साइज की बात करें तो दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो हमें सबसे बड़ी कोशिका का पता होना चाहिए। तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है
सबसे बड़ी सेल जो होती है वो किसकी है? देखिए सभी की तो हो नहीं सकती, सबसे बड़ी जो है वो है शुतुरमुर्ग जो पक्षी है। कौन सा पक्षी? शुतुरमुर्ग जो पक्षी है उसका अंडा होता है, उसके अंडे को क्या कहा जाता है? सबसे बड़ी कोशिका कहा जाता है, या उसके शुतुरमुर्ग के अंडा जो होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होता है, जो लगभग 15 सेंटीमीटर कवच सहित होता है। अंडे के कवच सहित कितना होता है? 15 सेंटीमीटर होता है। और अगर कवच को उतार दिया जाए तो 8 सेंटीमीटर का जो सेल्स है वो शेष रहती हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम औसतन बात करें कोशिकाओं का माप की, औसतन इनकी क्या होती है? तो ये 0.5 माइक्रो से 20 माइक्रोन तक होती है, मतलब बहुत छोटी होती हैं। ठीक है ना, क्या होती हैं? बहुत छोटी होती हैं, जिन्हें हम आसानी से देख भी नहीं सकते। लेकिन शुतुरमुर्ग के अंडे को हम एक बड़ी कोशिका के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि उसका आकार जो है वो 15 सेंटीमीटर के लगभग होता है। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे लंबी। देखिए सबसे लंबी कोशिका की अगर बात करते हैं, किसकी? सबसे लंबी कोशिका। तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? वो है तंत्रिका कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं होती हैं? तंत्रिका कोशिकाएं। तंत्रिका कोशिकाएं क्या होती हैं? सबसे लंबी जो है वो होती है। इसके अलावा आगे बात करते हैं तो मानव देह में जो WBC है वो 3 से 4 माइक्रो एवं तंत्रिका कोशिकाएं लगभग 1 मीटर तक लंबी पाई जाती हैं। क्या है? लगभग 1 मीटर तक ये क्या है? लंबी पाई जाती हैं। कितनी लंबी पाई जाती हैं? 1 मीटर तक लंबी जो है वो पाई जाती हैं। इसके अलावा बात करें तो मनुष्य की जो WBC है उसकी कितनी बताई मैंने? 3 से 4 माइक्रो। ठीक है, इसके अलावा RBC की अगर बात करें लाल रुधिर कणिकाओं की, तो वो 7 माइक्रोमीटर की होती हैं। कितनी होती हैं? 7 माइक्रो। देखो माइक्रो म्यू ये और माइक्रोमीटर में बहुत ज़्यादा अंतर है। ठीक है ना, तो RBC माइक्रोन मीटर की होती हैं, वो माइक्रो की होती हैं। अब बात करते हैं सबसे छोटी कोशिका की। प्यारे बच्चों, सबसे छोटी कोशिका जो होती है स्मॉल सेल, वो माइकोप्लाज्मा क्या होती है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा कौन होती है? माइकोप्लाज्मा, जो मात्र 0.3 माइक्रोमीटर की होती है। क्या होती है? माइक्रोमीटर की होती है, मात्र 0.3 माइक्रोमीटर की होती है। जबकि जीवाणुओं की बात करें तो बैक्टीरिया जो होती हैं वो 3 से 5 माइक्रोमीटर के होती हैं। वो कितने होते हैं? 3 से 5 माइक्रोमीटर की होती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था आकृति एवं आमाप, अर्थात कोशिकाओं का आकार और जो माप है उनमें क्या विभिन्नता होती है उसकी हमने बात की। अब हम आगे वाले वीडियो के अंदर जो शुरू करेंगे वो किसको शुरू करेंगे? वो शुरू करेंगे हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं का विस्तार से वर्णन, अर्थात टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। तो देखिए कोशिका को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। वो 2 भाग कौन से हैं? 2 भागों में क्यों बांटा गया और वो 2 भाग हैं कौन से? तो देखिए वो 2 भाग हैं। एक तो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और एक है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। एक कौन सा है? यूकैरियोटिक कोशिकाएं। एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक, 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अब हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किन्हें कहेंगे, यूकैरियोटिक कोशिकाएं किन्हें कहेंगे, इनकी बात हम कल विस्तार से करेंगे, जिसके अंदर आपको सीधी सी परिभाषा याद रखनी है। प्रो का मतलब होता है हग और कैरियन का मतलब होता है केंद्रक, और यू का मतलब सुविकसित, कैरियोटिक का मतलब कैरियन मतलब केंद्रक। अर्थात जिन कोशिकाओं में अस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अस्पष्ट केंद्रक। अस्पष्ट केंद्रक का मतलब होता है जिस केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होती है, अर्थात वो कोशिका के अंदर अस्थायी रूप से पड़ा रहता है, अस्थायी रूप से बिखरा हुआ रहता है, उसे अस्पष्ट केंद्रक कहा जाता है। तो जिस कोशिका के अंदर केंद्रक स्पष्ट न हो,
अर्थात केंद्र के चारों ओर आवरण न हो तो केंद्र का स्पष्ट हो जाएगा और वो कोशिका हो जाएंगी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर बिल्कुल केंद्रक जो है वो स्पष्ट होगा, जो जिसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली जो है वो भी स्पष्ट होगी। जैसे हमारे अंदर यही कोशिकाएं पाई जाती हैं यूकैरियोटिक सेल्स, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हम उनकी भी बात करेंगे कि इनमें पाई जाती हैं। ठीक है, तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं जिनमें स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, अर्थात केंद्रक झिल्ली युक्त केंद्रक पाया जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है? यूकैरियोटिक कोशिकाएं। और इसका अपोजिट हो जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। कल हम 1 नंबर की शुरुआत करेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं